तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनको समझना कैसे हमेशा के लिए, सिस्टम पहला वाला क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी है, यानी सिस्टम तभी चलेगा जब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। उसमें कोई भी हार्डवेयर तभी चलेगा जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। जैसे कि हमारा कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर विंडोज के बिना चल सकता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपलसरी है वो क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी है, यानी हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए कंपलसरी है, उसके बिना हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स और जो भी है, फेडोरा, उबुंटू, कुबुंटू, ओएस, मैक्स का ओएस। ठीक है, ये सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की में। ठीक है, क्योंकि इनके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। अब चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपलसरी नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए। सिस्टम तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही चल जाता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर माने हम ही एंड यूजर होते हैं। तो यूजर को अपने इंटरेस्ट बेस पे कोई सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करता है कंप्यूटर में, अपने खुद के इंटरेस्ट बेस पे वो कोई अलग से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर, जैसे एडोब फोटोशॉप, जैसे एसक्यूएल कोई डेटाबेस। ठीक है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, गेम का कोई सॉफ्टवेयर ले लो। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताए हैं आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर, क्या ये कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी थे? क्या इनके बिना कंप्यूटर नहीं चलता? डेफिनेटली चलता। तो डिफरेंस अपने आप हो गया कि ये कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी है कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। यानी सिस्टम को चलाने के लिए जो कंपलसरी है वो कहलाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो यूजर अपने इंटरेस्ट बेस पे कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करता है, उनको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हो गई। अब देखो कि एक तरफ तो है कंप्यूटर मेरा, उसमें विंडो नहीं डली हुई है, ठीक है, एक तरफ हूं मैं, तो क्या मैं उस पर काम कर सकता हूं? वो चलेगा ही नहीं, बिना विंडोज के वो चलेगा तो नहीं। तो मेरे और उस कंप्यूटर के बीच में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डल जाए तो कंप्यूटर चालू हो जाएगा और मैं उस पर काम कर पाऊंगा। तो मेरा और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस है, जो इंटरेक्शन है वो किसकी बदौलत कर पाया मैं? उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत। बिना उसके ना तो कंप्यूटर चालू होता, ना मैं किसी काम कर पाता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर तो है, ठीक है, विच दैट इंटरेक्ट्स बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। वो किसके बीच में इंटरेक्ट करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर के और यूजर, यानी मेरे बीच में या तुम्हारे बीच में, जो भी उसको चलाएगा वो क्या कहलाएगा? यूजर। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। कंप्यूटर हार्डवेयर तो हो गया हमारा कंप्यूटर, या आपका लैपटॉप समझ लो या डेस्कटॉप समझ लो, ठीक है, और उसमें विंडो नहीं डली है, और यूजर माने हम या तुम, जो भी उसको चलाएगा। अब वो ये देखिए, ये कंप्यूटर है मेरा, ये मैं हूं, ठीक है, इसमें अभी विंडो नहीं डली है, तो मैं इस पर काम ही नहीं कर सकता ना। ये हार्डवेयर मेरे किसी काम का है। ऐसा कोई लैपटॉप जिसमें विंडो नहीं डली हो, वो किस काम का आपका? अगर मैं इसमें विंडो डाल दूं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया मैंने इसमें, तो ये चालू हो गया, तो अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया? मेरे यानी यूजर के बीच में और इस कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या किया? इंटरेक्शन, इंटरफेस, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट्स बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर। ठीक है, समझ में आता है? अब देखिए,
अब ये इसमें कंप्यूटर में डल गया तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कर पाते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट, और इसके अंदर क्या 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 काम होते हैं। इसके बहुत सारे काम होते हैं अंदर, जैसे प्रोसेसर को हैंडल करना, सीपीयू जो होता है अपना उसको हैंडल करना, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम का, रोम का, हार्ड डिस्क का, डिस्क स्पेस, कौन सी ड्राइव में ज़्यादा डिस्क, जो अपनी ड्राइव होती है डिस्क ड्राइव, CD, EF, डिस्क स्पेस, सीपीयू मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कीबोर्ड माउस से अपन इनपुट आउटपुट दे रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना, प्रोसेसेस, ढेर सारी प्रोसेस चल रही है बैकग्राउंड में जिनको अपन देख नहीं सकते सीपीयू के अंदर, उन सब का मैनेजमेंट करना, सिग्नल देना, बस डाटा ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बस का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, इतना अच्छा क्वेश्चन बन गया कि जो लोग समझते हैं कि उनको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो वो खुद ही जज कर लें उनको कितना आता है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब यहीं से, एक तुच्चा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि कंप्यूटर में, मान लो ये आपके एग्जाम में आया, कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव C से क्यों स्टार्ट होती हैं, बताइए आप। ठीक है, A से क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले A को फ्लॉपी डिस्क के लिए यूज करने लग गए थे, ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव के लिए, किसको, A को, फिर B को, फिर आई हार्ड डिस्क का इन्वेंशन हुआ, तो हार्ड डिस्क उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, हमेशा C ड्राइव से, CD, EF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, ठीक है, जो भी है जितनी भी है अपन Z तक बना सकते हैं इनको, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, A और B किस लिए यूज होते थे, फ्लॉपी ड्राइव को दर्शाने के लिए, जो बंद हो गई, पहले हार्ड डिस्क की जगह पर फ्लॉपी ड्राइव चलती थी, ठीक है, वो बंद हो गई, फिर हार्ड डिस्क आ गई, तो हार्ड डिस्क आ गई तो फिर C ड्राइव से स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। इसको अपन ने पढ़ लिया है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सेट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अब देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम मींस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स और एप्पल का OS, ठीक है, ये IBM का OS, ये सारे क्या हुए, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल जो चल रहा है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहा है। कौन से आजकल जो जितने भी मोबाइल चल रहे हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहे हैं। अगर उसमें से मैं एंड्रॉयड को हटा दूं तो क्या वो मोबाइल चलेगा, नहीं चलेगा। तो अपने आप समझ जाइए सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपलसरी है उसके बिना चलेगा ही नहीं, जैसे एंड्रॉयड के बिना मोबाइल चल ही नहीं सकता, तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग दिमाग में इमेज बनाइए कि मैं मैनेजर हूं किसी कंपनी में, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैनेजर का काम क्या होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना, स्टाफ का मैनेजमेंट, नई हायरिंग का मैनेजमेंट, सैलरी का मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट, बहुत सारे काम होते हैं, सबको यानी पूरे कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करना। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर का मैनेजमेंट, CPU का मैनेजमेंट, प्रोसेस का मैनेजमेंट, बस का मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट, और तुम्हारे फाइल सिस्टम का मैनेजमेंट, डिस्क का मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट होते हैं उन सबको कौन हैंडल करता है, मैनेजर। वो मैनेजर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के हैं। अगर हिस्ट्री से बात करें अपन तो अब आप खुद ही सोचिए आपको कितने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, लेकिन जितने मुझे याद हैं उतने मैं आपको बता देता हूँ। जरूरी नहीं है एक आध रह गया वो बीच में तो उसको काउंट करना। जैसे सबसे पहले चला था DOS, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। DOS किस लिए स्टैंड करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। COS कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें कमांड डाली जाती थी और इंटरफेस दिखाई नहीं देता था। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऐसे विंडोज लेआउट कुछ नहीं दिखाई देते थे डिस्प्ले पर, सिर्फ कमांड जैसे अपनी CMD में चलते ऐसे बेस पे ही काम करना पड़ता था। 95 विंडोज 95 आई, फिर विंडोज मी आई, फिर विंडोज 98 आई, फिर 2000 आई, NT बोलते हैं इसको, नेटवर्किंग के लिए स्पेशल एडिशन आया। XP आई, XP1, XP2, XP3,
फिर क्या आया, फिर विस्टा आई, विस्टा होम, प्रीमियम, बेसिक, स्टूडेंट, प्रोफेशनल। फिर विंडोज 7 आई, होम, प्रो, बेसिक, प्रीमियम, बिजनेस, एंटरप्राइज, प्रोफेशनल। फिर विंडोज 8 आई, होम, बेसिक, प्रीमियम, स्टूडेंट और जितने भी है बिजनेस, एंटरप्राइज। फिर विंडोज 10 आई, 10 में भी होम, बेसिक, प्रीमियम, एंटरप्राइज, प्रोफेशनल। ठीक है, यहाँ तक तो विंडोज की है। अब ये तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। जैसे लाइनेक्स है, लाइनेक्स के बहुत सारे थे, यूनिक्स, लाइनेक्स, उबुंटू, कुबुंटू, फेडोरा और बहुत सारे दुनिया भर के उसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एप्पल कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, उसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल के लैपटॉप आते हैं, डेस्कटॉप आते हैं, तो वो अपने में ओएस डालता है। आईबीएम है, आईबीएम के भी आते थे, पहले सन चलता था जो ओरेकल कंपनी बन गई है, तो उसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारी कंपनियों की जो मैंने बताया, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं अलग अलग। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम आजकल इंडिया में इस पे ही काम करते हैं। किस पे? विंडोज़ पे, माइक्रोसॉफ्ट के पे। ठीक है, अब चलिए ये इंट्रोडक्शन हो गया और सॉफ्टवेयर के टाइप पता चल गए हमें। एक तो हमें क्या क्या सीखा आज हमने, विंडोज़ कौन कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सी ड्राइव स्टार्ट सी से क्यों होती है, ए से क्यों नहीं होती, वो भी सीखा हमने। ठीक है, ऐसे ही बीच बीच में मुझे जो भी लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में आएंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए अपने नए टॉपिक पे चलते हैं कि ये हकीकत में क्या क्या काम करता है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में से या तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऐसा पूछेगा जो कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे सिंक्रोनाइजेशन से क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे। याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, डेडलॉक से जरूर क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। डेडलॉक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है अपन को। दूसरा ये भी बता दूं मैं आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा डेडलॉक की जो एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, उनमें से आएगा। तीसरा मैं बता दूं आपको कहाँ से आएगा, पेज मेमोरी या पेज फाइलिंग या पेजिंग या वर्चुअल मेमोरी या पेज मेमोरी या फिर तुम्हारा कहाँ से आएगा, और हाँ, वेट एंड होल्ड एंड सिग्नल क्यू, कैसे चलती हैं ये क्यू। ठीक है, और आपका आ जाएगा शेड्यूलिंग से, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, फीफो, लीफो। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से बनेंगे। तो अपन उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं सारे बच्चों के कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, अभी तो इंट्रोडक्शन है, अपन को जो चीज़ पढ़नी है क्रीम वो आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपना नया टॉपिक है बूट स्ट्रैप। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझ लो बूट स्ट्रैप क्या है। जैसे ही अपन सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कैसे करते हैं ऑन, हमेशा कंप्यूटर का पावर बटन दबा के। लैपटॉप को ऑन करते हैं तो लैपटॉप का पावर बटन जैसे ही हम दबाते हैं तो हमारी जो एक्चुअल विंडो स्टार्ट होती है उसमें टाइम लगता है ना, जहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। उस बीच में होता क्या है, उस बीच में विंडो लोड होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। क्या बोलते हैं उसको, बूटिंग, याद रखना। उसी से संबंधित है बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या है, व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स या फिर पावर्ड अप, इट नीड्स टू हैव एन इनिशियल प्रोग्राम। इसके पास एक इनिशियल प्रोग्राम होना चाहिए टू रन इट स्टोर्ड इन बायोस और ईप्रोम। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमने पावर बटन दबाया तो विंडोज लोड हुई, उसको लोड करने के लिए एक परमानेंट प्रोग्राम चाहिए। वो प्रोग्राम कहाँ होता है, रोम में या फिर बायोस में या फिर डबल ई प्रोम में। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप क्या है, इसकी इजीएस्ट लैंग्वेज है, याद रख लो। जब भी हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, या फिर लैपटॉप के ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन करते हैं पावर बटन दबा के, तो विंडोज को लोड करने से पहले एक इनिशियल प्रोग्राम होता है जो विंडोज को लोड करने में हेल्प करता है। वो कहाँ स्टोर कहाँ होता है, वो हमेशा रोम में या फिर बायोस में या फिर डबल ई प्रोम में। तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं इनको भी समझाऊंगा आपको। तो बूट स्ट्रैप सिंपली आपको पूछ लेगा, क्वेश्चन आपको थ्योरी में से नहीं आएंगे, क्वेश्चन जो टिपिकल इंपोर्टेंट टर्म्स हैं वहीं से आएंगे। जैसे व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स इट्स नीड टू हैव एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड
नीचे ऑप्शन दे देगा service.ini, process.ini, bootstrap और इनिशियल स्ट्रैप। तो अपन को क्या करना है, बूटस्ट्रैप या फिर बूटिंग दे रखा हो तो बूटिंग, एक ही देगा वो, आपको कोई सा भी दे दे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बायोस क्या होती है, रोम तो हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी होती है, और बायोस क्या होती है, बायोस होती है बेसिक इनपुट आउटपुट, यहाँ पे दे रखा है मैंने आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। डबल ईप्रोम क्या होती है, सेम यही फंडा है, बायोस रोम को ही क्या, रोम का ही फंडा है डबल ईप्रोम, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कुल मिलाकर बूटस्ट्रैप समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं अपन। CUI किसे कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, हमेशा याद रखना। अब GUI नहीं पूछेगा, वो आपसे CUI पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए। क्यों, आज की जनरेशन को GUI तो पता है पर CUI नहीं पता, जो ओल्ड जनरेशन की थी। यानी CUI तो है अपना कमांड इंटरफेस, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, सॉरी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब क्या है, सिर्फ अक्षर या वर्ड ही दिखाई देते थे स्क्रीन पे। जैसे अपन CMD खोलते हैं, CMD तो जानते हो, कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए और CMD लिख के एंटर मार दीजिए सर्च बॉक्स में, CMD खुल जाएगा। तो CMD में अपन क्या देखते हैं, कोई भी वहाँ पे सिर्फ फॉन्ट, वो वर्ड दिखाई देते हैं अपन को, कैरेक्टर दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे उसको इंटरफेस को क्या बोलते हैं, CUI, ठीक है। CUI की जगह याद रखना है, यहाँ पे कमांड यूजर इंटरफेस भी दे सकता है वो, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी दे सकता है आपको। तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा वो आपसे, इन विच इंटरफेस कैरेक्टर आर यूटिलाइज। तो अपन को क्या करना है, वहाँ पर CUI GUI में से CUI सेलेक्ट करना है। GUI पूछ रहे आपको, जैसे फुल फॉर्म ऑफ GUI तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं, जैसे अपन विंडो चालू करते हैं तो वहाँ पर माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और आपका कंट्रोल पैनल, और कोई विंडो खोलते हैं माई कंप्यूटर क्लिक करके तो बाकायदा अपन को लेआउट यानी डिज़ाइन बनी हुई विंडो दिखाई देती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ब्लैक विंडो होती थी, सिर्फ कैरेक्टर होते थे, लेकिन उसको क्या बोलते थे, CUI। लेकिन आजकल जो लेआउट वगैरह दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ डिजाइन वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, GUI, यानी ग्राफिकल फॉर्म में दिख रहे हैं वो अपन को, ठीक है। बायोस को क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था सीमोस बायोस का, तो आप याद रखना, बायोस की फुल फॉर्म ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं बायोस को। सीमोस क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सीमोस का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछने लायक है। और सीमोस किस लिए यूज होता है, सीमोस यूज्ड फॉर, तो अपन क्या है ये सीमोस, ठीक है। सीमोस को समझ लो, सीमोस क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं अपन, इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपन कंप्यूटर पेरिफेरल्स या हार्डवेयर कंप्यूटर पेरिफेरल्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे अपना रैम है, रैम किससे बनता है, सेमीकंडक्टर है, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है वो, तो वो किससे बनता है, हमेशा सीमोस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं, डिवाइसेस हैं जो किससे बनती हैं, सीमोस से। आईसी किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जो चिप लगी रहती है छोटी छोटी, उनको बोलते हैं आईसी। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, आईसी स्टैंड्स फॉर, तो अपन को क्लिक किस पे करना है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे, ठीक है दोस्तों। अगला है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं डबल ईप्रोम को, आप जानते हो, ठीक है। अब मैं इसको कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसे लिख दूं, ई स्क्वायर पी अपॉन रो स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन को स्टैंड्स फॉर, तो अपन को क्या करना है, उसमें आंसर दे रखा हुआ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको ऐसे भी पूछ सकता है वो आपसे, क्योंकि ये मुझसे गूगल के इंटरव्यू में पूछा गया था ऐसे। और दूसरा वो आपसे पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है, ई स्क्वायर पी रोम स्टैंड्स फॉर। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमने ये पढ़ी थी डबल ईप्रोम, लेकिन ये ई स्क्वायर पी रोम कहाँ से आ गई, तो ये वही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। चलिए अपना नया टॉपिक देखते हैं क्या है। किसी को परेशानी हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। किसी को सजेशन हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ और ये टॉपिक रह गया वो टॉपिक रह गया, अगर आपको लगता है कोई स्पेशल टॉपिक रह गया हो मुझसे भूल से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी अगली वीडियो में शामिल कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे टाइप के होते हैं, तकरीबन 10 से 15 टाइप के होते हैं। तो बेसिकली और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 10 टाइप हैं उनको हम एक सरसरी निगाह से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके अंदर जाके नहीं बनेगा, क्वेश्चन इनकी जो मैं बता रहा हूँ वहीं से बनेगा। ठीक है, सबसे पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, अलाउ सिंगल यूजर एट ए टाइम, एक टाइम में इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। जैसा कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसका नाम ही कह रहा है सिंगल माने एक यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वो एट ए टाइम ओनली सिंगल यूजर कैन वर्क ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है। किस टाइप की में, सिंगल में। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब समझ जाओ इसके भी नाम से। मल्टी यूजर में क्या होगा, अलाउज मल्टीपल यूजर एट ए साइमल्टेनियसली टाइम। ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी टास्क को क्या कहते हैं अपनी इंजीनियरिंग में, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टास्क को कहते हैं प्रोसेस। तो ये क्या कह रहा है, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मोर देन वन प्रोसेस। मल्टी माने तो वही होगा ना, मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, याद रखो हर चीज इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन पता चल रही है, उस डेफिनेशन को एनालाइज करना सीखो। ये कह रहा है बैच, बैच किसे कहते हैं, ग्रुप को। यानी कहते हैं ना तुम्हारी 2013 का बैच प्लेसमेंट हो गया कॉलेज में, तो उस बैच का मतलब क्या है, वो सारे स्टूडेंटों का ग्रुप। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं एज ए ग्रुप, यानी बैच फॉर्म में इकट्ठी कर ली जाती हैं और एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं फिर। ठीक है। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी माने अनेक प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मल्टीपल प्रोग्राम इसमें एक साथ काम करते हैं। कैसे करते हैं, स्विच करके, यानी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे पहला प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम हो वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है तो पहले मेमोरी में जाता है, मेमोरी में 2 प्रोग्राम पहुंच गए, लेकिन रिसोर्स एक ही अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, स्विच कर लेते हैं रिसोर्स को, यानी 50% खुद पूरा हो गया, फिर हट गया और दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने दिया। 50 हो गया, फिर खुद आ गया 50, तो 100 पहला हो गया, फिर वो आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम किस में पढ़ेंगे, शेड्यूलिंग में, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझ लो, आगे मैं शेड्यूलिंग पढ़ूंगा बहुत अच्छे तरीके से, वहां पूरा समझ में आएगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है टाइम को शेयर करता है, यानी जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं उनके बीच में टाइम को शेयर करता है ये। यानी इसने, प्रोसेसर ने कहा, शेड्यूलर ने कहा, शेड्यूलिंग से पता चला कि इन सारे प्रोग्राम्स को रन करने में 1 मिनट लगेगी, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट को, और 5 प्रोसेस है हमारे पास, यानी 5 प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस 1 मिनट को 5 में डिवाइड कर देगा, यानी थोड़ा स्मॉल टाइम सब में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग, यानी टाइम को शेयर कर रहा है वो। इंपॉर्टेंट है ये RTOS, यानी RTOS को कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था RTOS के ऊपर, याद रखना RTOS किसे कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, प्रोसेस डाटा एज इट कम्स इन विदाउट बफर डिलेज। जैसे ही डाटा आया विदाउट डिले की, कहीं से भी आ रहा है, जैसे यहाँ से आया तुरंत विदाउट डिले, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, उधर से आया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, उधर से आया, जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे ही एग्जीक्यूट करता चला जाता है। ठीक है। तो रियल टाइम कहते हैं किसे, हमेशा रियल टाइम उसी को कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एंड टू एंड हो रहा है, अभी हो रहा है। ठीक है। अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको देखिए, ये क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेल्फ कंटेन्ड इन डिवाइस रोम। ये क्या है, रोम होती है ना, रोम जैसे मैंने अभी बताया था पहले, इससे पहले बताया था, मदरबोर्ड में रोम होती है, तो रोम में क्या है, छोटी सी मेमोरी होती है, वो ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं हार्ड डिस्क की तरह। तो रोम में प्री डिफाइंड, यानी पहले से ही इंस्टॉल कर दिया किसी डिवाइस में, ऐसा डाटा क्या कहलाता है, सॉरी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, जो पहले से ही रोम में इंस्टॉल किया हुआ हो। तो सोच लो रोम बहुत छोटी होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना छोटा होगा, ये वाला बहुत छोटा। इसका उदाहरण है मिनिक्स। ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी चीज, इन सब में ओपन सोर्स, ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब जैसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है अपना। ठीक है। अब देखिए, जैसे
इसको देखिए RTOS को, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने अभी बताया था। ये इसका एग्जांपल देखो तुम, RTOS और डिस्ट्रीब्यूटेड, दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूट्यूब पर लागू होते हैं। जैसे यूट्यूब पर क्या किया, यूट्यूब पर अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और पूरी दुनिया में से पता नहीं उस वक्त कितने लोग अपलोड कर रहे होंगे एक साथ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, प्रोसेस डाटा एज इट कम्स इन विदाउट बफर डिलेस, यानी जैसे ही मेरी अपलोड हुई, जैसे ही मैंने अपलोड लगाई तुरंत अपलोड होने लगी, और मेरे साथ पता नहीं कितने लगा रहे होंगे अपलोड, तो हैंड टू हैंड हो रही है रियल टाइम में, ठीक है, याद रखना। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन मल्टीपल लोकेशंस, यानी वो यूट्यूब वाला फंडा, डाटा कैन बी स्टोर्ड यानी हजारों लोग दुनिया भर कोने से एक टाइम पे ही स्टोर कर रहे हैं यूट्यूब के डेटाबेस यानी सर्वर पर डाटा, और एक साथ ही उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं प्रोसेसेस को, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स हमारे मोबाइल और सेल फोन, टैबलेट और इन गैजेट्स में जो आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको क्या बोलते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल सबसे पॉपुलर चल रहा है वो कौन सा है, एंड्रॉयड। लेकिन इससे पहले क्या चलता था, जैसे नोकिया वगैरह में चलते थे पहले, एंड्रॉयड तो अभी आया है ना 4-5 साल पहले, इससे पहले क्या चलता था, इससे पहले चलता था सिम्बियन, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये एक लुकआउट था, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो भी अपन से क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बन जाएगा, ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड एज ग्रुप, नीचे दे देगा 4, सिंगल, मल्टी, नहीं सिंगल तो देगा ही नहीं आपको क्योंकि ग्रुप लगाया ना उसने, तो ग्रुप आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कौन कौन से देगा, मल्टी देगा आपको, मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच प्रोसेसिंग। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप इनमें से गलत कर जाओगे, इन चारों में से। तो आपको याद रखना है कैसे कंफ्यूज करेगा वो, ग्रुप से, ठीक है। अगर उसने कह दिया इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा प्रोसेस एज इट कम्स इन विदाउट बफर डिलेस, और फिर दे देगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्बेडेड, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग। तो अपन यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपको दे देगा एंड्रॉयड एंड सिम्बियन, या फिर इन दोनों में से कोई एक, इज, और नीचे दे देगा ये 4 कोई से भी, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें पता है कि ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम इसको कर देंगे। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा और समझा भी दिया मैंने आपको। एक और इसमें से क्वेश्चन बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा, जैसे RTOS स्टैंड्स फॉर, तो हमको क्या लिखना है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ RTOS को ही पूछेगा, बाकी सब में से कुछ नहीं पूछेगा इस टाइप का, लेकिन जो पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया किस टाइप के पूछेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है और मजेदार। तो दोस्तों अपना नया टॉपिक है कर्नल किसे कहते हैं, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कर्नल हुआ, सेल हुआ, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कर्नल में से क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% हैं। तो ये कर्नल क्या होता है, ये सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। अब बॉस प्रोग्राम यानी सारे प्रोग्राम्स का बॉस किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन सारे प्रोग्रामों का बॉस है ये। बॉस क्या करता है, सब पे कंट्रोल रहता है बॉस का। डिसाइड सेंट्रल कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इधर, देखिए डायग्राम को, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा, यानी यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, ये इतने सारे प्रोग्राम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन प्रोग्राम्स में से जो बेस्ट प्रोग्राम है वो यहाँ कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। फिर इसका जो सेंट्रल कोर बचा, ये वाला सबसे अंदर, इस सेंट्रल कोर में एक बॉस प्रोग्राम बैठा है, वो क्या है, कर्नल। यानी कहां रहता है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल कोर में, ठीक है। इस डायग्राम से समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा, इसके सेंट्रल कोर में सबसे बीच में कौन रहता है, बॉस प्रोग्राम, जिसको क्या कहते हैं, कर्नल। इट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। सिस्टम में कुछ भी चल रहा है उस पर सबसे पूरा कंट्रोल रहता है इसका, सेंट्रल कोर के बॉस का। यानी ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है,
ये फाइल क्या कर रही है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सीपीयू क्या कर रहा है, बस क्या कर रही है, डेटा क्या कर रहा है, प्रोसेस क्या कर रही है, यानी टाइम फ्रेम्स, हार्डवेयर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कंट्रोल, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, सारे काम इसके कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि ये बॉस है और सेंट्रल कोर में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम की में। ठीक है, तो अब सिंपल सी डेफिनेशन है, कर्नल इज अ बॉस प्रोग्राम रिसाइड्स इन द सेंट्रल कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। समझ में आ गया? अब देखिए फैक्ट, ये ऐसे टॉपिक मैं खुद ही बना देता हूँ, किस लिए बना देता हूँ, इससे आपको याद रहे। ड्यूरिंग बूटिंग, बूटिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो टाइम लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू होने में, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। उस वक्त क्या होता है ऐसा, तो देखिए ड्यूरिंग बूटिंग कर्नल इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोडेड इनटू मेमोरी। तब सबसे पहले जैसे पावर का बटन दबाया, सिग्नल गया अंदर हार्डवेयर में और ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब सबसे पहले बॉस के पास मैसेज जाता है कि बॉस किसी ने बटन दबाया है और कंप्यूटर चालू होना है, क्या करें। तो बॉस तुरंत वहां से उठते हैं और मेमोरी में जाके लोड हो जाते हैं। सबसे पहले मेमोरी में जाके लोड होते हैं बॉस, फिर बॉस कहते हैं वहां से, ओए प्रोसेस उठो, चालू हो जाओ, ओए डेटा उठो, ओए हार्डवेयर एक्टिवेट हो जा, ओए सीमोस, बायोस, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेस, सीपीयू, फैन, इसको नैनो सेकंड्स में वो सबको जगा देता है और कंट्रोल करने के लिए काम पे लगा देता है। और फिर जैसे वो काम पे लग के बोलते हैं ओके बॉस हम रेडी हैं, तब जाके हमारी लॉगिन स्क्रीन आती है जहां पे हम पासवर्ड डालते हैं। अब समझ में आ गया? मैथोलॉजी इंटरेक्शन टू यूजर। अब हमने तो कभी देखा ही नहीं कर्नल होता कैसा है, तो सबसे पहले ये हमारे साथ यूजर्स के साथ जो कंप्यूटर चलाते हैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इंटरेक्शन करता है सेल के साथ, प्रोग्राम्स के साथ और फिर प्रोग्राम्स हमारे साथ, यानी इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है यूजर के साथ। किसके थ्रू है? सेल के थ्रू और प्रोग्राम्स के थ्रू। अब ये सेल क्या होती हैं वो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में मुझे कमेंट कर दे, मैं उसको अच्छे तरीके से वापस समझा दूंगा। ठीक है, झिझकना नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में समझाए हैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है अपना। तो दोस्तों अपना नया टॉपिक है सेल क्या होता है। तो इसको पहले तो लैंग्वेज से समझते हैं, लैंग्वेज से समझ में नहीं आया आपके तो फिर मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, तो डेफिनेटली 100% आपकी समझ में आ जाएगा। सेल इज ए यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस है ये, किस फॉर्म में? CLI GUI जो मैंने अभी बताए थे, यानी या तो कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, ये किन किन चीजों के बीच में इंटरफेस है? कर्नल और यूजर। लेकिन मैंने बताया था कर्नल तो डायरेक्टली इंटरफेस करता ही नहीं यूजर के साथ। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कर्नल। सेल के साथ यहाँ पर और भी प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इस पर काम कौन कर रहा है? यूजर, यानी हम। तो हमने कहा था कि कर्नल डायरेक्टली तो हमसे करता नहीं कांटेक्ट। हमने बताया था पिछले टॉपिक में आपको कि कर्नल हमेशा शेल के जरिए और प्रोग्राम्स के जरिए यूजर से इंटरफेस करता है, ठीक है। तो यहाँ कर्नल, यहाँ प्रोग्राम, यहाँ शेल, ठीक है। तो कर्नल पहले किससे इंटरफेस कर रहा है? प्रोग्राम से, फिर सेल से, और सेल किससे कर रही है? यूजर से। तो सेल इज ए यूजर इंटरफेस। अब ये यूजर से के साथ इंटरफेस करने लगी सेल, किस फॉर्म में? CLI GUI। CLI GUI फॉर्म मान लो कमांड लाइन फॉर्म, यानी जैसे अपन CMD खोल लेते हैं कंप्यूटर में, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सर्च में CMD लिख के एंटर मारेंगे तो CMD खुल जाती है।
CMD में क्या है, ओनली कैरेक्टर बेस पर अपन काम करते हैं, ठीक है। तो वो ओनली कैरेक्टर पर काम करता है, इसलिए क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स नहीं आते वहाँ पर, सिर्फ कैरेक्टर आते हैं। और GUI क्या होता है, GUI मतलब हमारी विंडोज लेआउट, C ड्राइव खोली तो पूरी विंडो आ रही है, क्लोज का बटन आ रहा है, इस साइड में फंक्शन आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, GUI। तो ये या तो CLI फॉर्म में भी करती है और GUI फॉर्म में भी इंटरफेस करती है, लेकिन इंटरफेस किन दोनों के बीच में करती है, कर्नल और यूजर। अब खुद ही देख लो कि कर्नल ये रहा, यूजर ये रहा, इनके बीच में कौन है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल CMD। तो अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा सेल, क्योंकि मैंने बहुत ही जीएस्ट वे में शॉर्ट करके बताया आपको, डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। इससे फिर भी अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए अगला टॉपिक क्या है देखते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब अपने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। पहला है फर्मवेयर किसे कहते हैं। अपन ने हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, लेकिन ये फर्मवेयर कहाँ से आ गया, बहुत सारे थोड़े से बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं हमेशा आपको, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, फर्मवेयर। ये तो लैंग्वेज है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में किसी, जैसे हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में बहुत सारी चिप लगी हुई हैं, किसी चिप में पहले से ही प्रोग्राम इंस्टॉल होके आया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारा कोई भी प्रोग्राम है, कोई सर्किट है, रेडियो का, टीवी का, कंप्यूटर के मदरबोर्ड का जो सर्किट होता है, मदरबोर्ड में बहुत सारी चिप लगी रहती हैं, आईसी लगी रहती हैं वहाँ पे, ठीक है, कंडक्टर लगे रहते हैं, एम्पलीफायर लगे रहते हैं, तो वहाँ चिप लगी रहती है ना कहीं, उन चिपों में पहले से ही प्रोग्राम डले हुए आते हैं। ऐसे पहले से डले हुए प्रोग्राम किसी हार्डवेयर में आए, उनको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। जैसे रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसकी डेफिनेशन है चिप्स दैट स्टोर परमानेंट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, यानी परमानेंटली उनमें रहता है, ना हम हटा सकते हैं ना हम इरेज कर सकते हैं, वो पहले से ही डला हुआ आता है, ठीक है। एग्जांपल रोम। दूसरा इंपोर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक किसे कहते हैं। इसमें से हमेशा चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो आईटी की, क्वेश्चन जरूर बनता है डेडलॉक किसे कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर अपने देसी डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको। When 2 or more processes running simultaneously, जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एक साथ रन हो रही होती हैं कंप्यूटर में, they fight for execution, वो आपस में लड़ाई करती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। यानी प्रोसेस एग्जीक्यूट कब होगी, जब वो प्रोसेसर के पास जाएगी, लेकिन प्रोसेसर के पास जाने से पहले ही उनमें झगड़ा हो जाता है कि मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। प्रोसेसेस में क्या हो जाता है, झगड़ा। रिसोर्स के लिए भी झगड़ा हो जाता है कि ये वाला रिसोर्स मैं लूंगी पहले, ये वाला मैं लूंगी पहले। देन इट कम्स टू रिसोर्स ब्लॉकेज। इस सिचुएशन में क्या होता है, रिसोर्स किसी को मिल नहीं पाता, वो ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, कभी कभी कहते हैं हमारा मोबाइल हैंग हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, तो वो हैंग होना ही डेडलॉक है। इसी सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर पाते, सिस्टम काम ही नहीं करता है, ठीक है। एक फैक्ट बताना चाहूँगा आपको इससे रिलेटेड। पहले क्या था कि जब ऐसी सिचुएशन आती थी, कंप्यूटर हैंग हो जाते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई एक दिन और कहा कि यार ये ब्लॉकेज आ जाता है, इस सिचुएशन से बहुत सारे यूजर अनसेटिस्फाइड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। तब उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, उसका परफॉर्मा दिखाया, उन्होंने ब्लूप्रिंट दिखाया सीईओ को कि सर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उसका नाम है टास्क मैनेजर। उसके जरिए अपन जो प्रोसेस ब्लॉक हुई है उसको किल कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, और जैसे ही वो मर जाएगी तो ब्लॉकेज हट जाएगा। ब्लॉकेज मतलब कोई पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है और उसमें कुछ फंसा दूं मैं पाइप में अंदर, ठीक है, तो पानी जाएगा नहीं। सेम सिचुएशन, हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और अचानक से कंप्यूटर काम करना बंद कर गया, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया प्रोसेसेस की वजह से। तो अगर हम उन प्रोसेसेस को किल कर दें टास्क मैनेजर से, तो हमारा हैंग होना ठीक हो जाएगा तुरंत। तो उन्होंने टास्क मैनेजर को विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन फीचर्स में जोड़ना स्टार्ट कर दिया। आज हमारा कंप्यूटर कभी भी हैंग होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टास्क मैनेजर खोलते हैं, अल्ट कंट्रोल डिलीट दबा के वहाँ प्रोसेस देखते हैं, वहाँ लिखा रहता है प्रोसेस रनिंग की अलग लिस्ट होती है ना, और नॉट रनिंग की अलग होती है, जो
नॉट रनिंग में देखेंगे अपन तो पता चल जाएगा अपन को कि ये वाली नहीं रन कर रही, इसकी वजह से कंप्यूटर हैंग हो रहा है। तो हम उसको राइट बटन क्लिक करके एंड प्रोसेस ट्री पर क्लिक करेंगे और वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। कैसा भी कंप्यूटर हैंग हो रखा हो, लेकिन ये वाला फंक्शन हमेशा काम करता है कंप्यूटर में। कभी भी कंप्यूटर हैंग हो जाए, अल्ट कंट्रोल रीड दबाइए, टास्क मैनेजर खुल जाएगा, उसमें जाइए प्रोसेस में देखेंगे आपको ब्लॉकेज मिल जाएगा, कौन सी प्रोसेस रन नहीं हो रही, उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और एंड प्रोसेस ट्री, हमारा कंप्यूटर डेडलॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डेडलॉक समझ में आ गया होगा आपको कि जब एक से अधिक प्रोसेस, भाई ये सीपीयू है, ठीक है, देखो डायग्राम से बताता हूं मैं आपको इसको। ये सीपीयू है, क्या ये सीपीयू, ठीक है, ये रिसोर्स है, क्या है रिसोर्स, ये प्रोसेस है P1, ये प्रोसेस है P2, ये प्रोसेस है P3, और ये तीनों जा रही हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो रिसोर्स एक टाइम पे एक ही को मिलेगा, तो ये लड़ने लगी आपस में, नहीं मैं पहले जाऊंगी रिसोर्स को लेने, नहीं मैं पहले जाऊंगी। मान लो रिसोर्स की सिचुएशन से ये पहले निकल आई, इन्होंने टाइम में थोड़ा डिफरेंस था तो इनको रिसोर्स तो मिल गई, लेकिन सीपीयू में जाते वक्त एग्जीक्यूट होने के लिए जा रही थी सीपीयू में, तो आपस में लड़ाई होने लगी, मैं पहले एग्जीक्यूट होने जाऊंगी सीपीयू में, दूसरी प्रोसेस बोली मैं पहले जाऊंगी, तीसरी प्रोसेस बोली नहीं मैं पहले जाऊंगी। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, जो पाइप है जिसमें होके जाएंगी वो तीनों फंस गई, उसमें फंस गई, तो एक भी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई और कंप्यूटर हैंग हो गया। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डेडलॉक, यानी व्हेन टू और मोर प्रोसेस रनिंग साइमल्टेनियसली दे फाइट फॉर एग्जीक्यूशन रिसोर्स। इस सिचुएशन में क्या होता है, देन इट कम्स टू रिसोर्स ब्लॉकेज कॉल्ड डेडलॉक। समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस समझा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल मैं आपके लिए नई वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको देखना ना भूलें। इसको आज जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह समझ लें, नोट कर लें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट के जरिए डिस्कस कर लें, ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर लें। ठीक है, मैं आपको जो टॉपिक कल जो वीडियो में बताने वाला हूँ टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस की स्टेट्स, ठीक है, जैसे स्टार्ट, वेट, एग्जीक्यूट, टर्मिनेट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेड्स के बाद पढ़ेंगे हम शेड्यूलिंग में हम पढ़ेंगे शेड्यूलर, टाइप ऑफ शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स, डिस्पैचर्स, सेमीफोर और सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक की कंडीशंस, डेडलॉक की बहुत सारी एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे डेडलॉक की, बैंकर्स एल्गो, ठीक है, DDR एल्गोरिथम, मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे हम बहुत सारे टॉपिक जैसे स्वैपिंग, सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, स्पूलिंग, इतने सारे टॉपिक रह गए। और इनके अलावा बीच बीच में मुझे इतने ही टॉपिक और याद आ जाएंगे। इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चनरीज करेंगे 50 क्वेश्चंस की, और उसके बाद इस सेक्शन में से 3 से 4 जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली करके आओगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले क्या था, प्री में IBPS IT के प्री में ये एक ही पेपर होता था, लेकिन अब क्या किया उन्होंने, प्री में ये पेपर नहीं होगा, मेन जो होगा 2 सेक्शन कर दिए। मेन अलग होगा IT के लिए, उसको प्रोफेशनल नॉलेज भी कहते हैं अपन, उसमें पूरा का पूरा बड़ा पेपर होगा IBPS IT का, और कोई सब्जेक्ट नहीं होगी। और बची हुई जो सब्जेक्ट होती हैं जैसे अपनी रीजनिंग हुई, एप्टीट्यूड हुई, इंग्लिश लैंग्वेज हुई और GK हुई, इनका प्री में होगा। और मेन में क्या होगा, ओनली 1 सब्जेक्ट, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो अपने जो क्वेश्चन पहले अगर किसी टॉपिक में से, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में से 2 क्वेश्चन आते थे, तो हो सकता है इस बार 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछ ले, क्योंकि वो उन्होंने पूरा 3 घंटे का जो 2.5 घंटे का पेपर है वो पूरा अलग सेपरेट पोर्शन बना लिया है उन्होंने, कि सिर्फ इसी का एग्जाम होगा मेंस में, और इसी के नंबर काउंट होंगे, एलिजिबिलिटी इसी के नंबर तय करेंगे। तो अब आप सोचो खुद कि कितना गहराई से हर चीज़ को समझना जरूरी है, कोई भी टॉपिक रह नहीं जाए, क्योंकि यही मेन वाला मार्क्स जुड़ेंगे कट ऑफ में, जो हमारी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों कल मेरी वीडियो को देखना ना भूलें, कल मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो मैंने अभी बताई। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने वो अभी सब्सक्राइब कर लें चैनल को,
और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर, इसकी वीडियो की लिंक को शेयर करें। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर सकते उनको भी बताएं इस बारे में। कल मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।